हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी क्लास 8 हाफ ईयरली एग्जाम्स आपका हो चुका है मैथ्स का। और आज के वीडियो में मैं हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 8 का सॉल्यूशन करवा रही हूँ। 2.5 घंटे का आपका पेपर था, 80 नंबर का पेपर था। ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। 1 से 25 तक के प्रश्न आपके 1-1 नंबर के थे। 26 से 31 तक के प्रश्न आपके 2-2 नंबर, 32 से 37 तक के प्रश्न आपके 3-3 नंबर के, और 38 से 42 तक 5-5 नंबर के 4 सेक्शन आपके हैं। तो अभी सबसे पहले हम सेक्शन ए यानी 1-1 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। द रैशनल नंबर विच हैज नो रेसिप्रोकल, वह परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। व्युत्क्रम क्या होता है? अगर मैं 3/4 कोई संख्या ले रही हूँ तो उसका व्युत्क्रम 4/3 होता है और नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 0 को लेती हूँ तो बेटा 0 का मतलब होता है 0/1, और अगर इसका व्युत्क्रम करती हूँ तो 1/0 बनेगा जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता, तो 0 ही वो परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/19 -7/19 -7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या है? एडिटिव इनवर्स होता है कोई भी संख्या आपको दे के उसका उल्टा चिन्ह ले लो। भाई जैसे -7/19 है, अगर मैं इसमें 7/19 जोड़ूंगी तो मेरा 0 आ जाएगा, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर आएगा वो 7/19 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए। तीसरा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका व्युत्क्रम होता है, तो 1/7 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 आएगा। तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है, मान लीजिए कि x कोई नंबर है तो उसको किससे गुणा करूं कि x आ जाए, तो वो नंबर 1 होता है। किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद आ जाता है। तो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि गुणनात्मक तत्समक होता है। क्लियर हो गया? 5वें पर आ जाओ। द टू होल नंबर्स आर इन द रेशियो 2:5। दो पूर्ण संख्याओं में 2:5 का अनुपात है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। इन संख्याओं को भिन्न के रूप में बदलकर डिवाइड कर लो। जैसे पहला ले लिया मैंने 20/86, इसे अगर काटोगे तो 2 एकम 2, 0, 2 चौके 8, 2 तिया 6। तो ये तो 2/5 के बराबर नहीं है। अब ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसको देखो, 44/110, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। इनको भाग करके 2/5 आ गया, जिसे मैं 2:5 में लिख सकती हूँ। तो बच्चे मेरा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी आ जाएगा। छठे पर आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करें यदि x जमा 3 बराबर है -5 हो। तो x जमा 3 -5 है, तो x बराबर है -5, और ये जो 3 है ये जमा का है। जब इसको राइट साइड में ले जाओगे तो ये घटा का हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा। तो माइनस की दोनों टर्म्स हैं तो जुड़ जाएंगी, -5 और -3 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -8 आ जाएगी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या -8 पर टिक लगा दो, ऑप्शन है डी। अब आ जाओ 7वें पे। इसमें भी हमने x की वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ मैं सॉल्व करती हूँ। 5x - 3 = 18 - 2x। x एक तरफ रख लो, ये 5x। ये जो 2x है इसे लेफ्ट में ले आओ, घटा का है तो ये जमा का हो जाएगा। तो जमा का 2x बराबर है 18, और ये 3 घटा का है तो ये जमा का हो जाएगा। अब 5 और 2 को जोड़ दो तो 7x, और 18 और 3 21। अब दोनों तरफ से 7 से डिवाइड कर दो क्योंकि हमें 7 हटाना है। तो 7 से 7 कट गया और ये आ गया 7 तिया 21। तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? एक और प्रश्न है चैप्टर नंबर 2 में से ही। 1.6 बराबर है y/1.5। इसके लिए भी हमने y की वैल्यू को निकालना है, तो ये भी हमारा बेहद आसान है। ये जो है 1.5 बटे में है तो इसको इस तरफ ले जाओ तो ये गुणा में हो जाएगा। 1.6 गुणा 1.5 बराबर है y। ये y की वैल्यू यहाँ आएगी। अब इसे आपको हल करना पड़ेगा।
इसको यहाँ थोड़ा सा मैं ऐसे स्पेस बना दूं। 1.6 को 1.5 से अगर किसी बच्चे को ना आए तो पहले 16 को 15 से गुणा कर लो। 15 छिक्के 90, 9 15 एकम 15 और 9 24। अब यहाँ दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है और एक यहाँ है, तो पीछे से 2 अंक छोड़कर यहाँ पर दशमलव लगा दो, यानी कि 2.40 और दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती, तो 2.4 हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 9 पर। स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स। समबाहुभुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, समबाहुभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर और 4 भुजाएं हो, मतलब 4 भुजाओं की आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, उस आकृति का इन चारों में से क्या नाम होगा। तो साफ दिखाई दे रहा है, पंचभुज नहीं होगा, षटभुज नहीं होगा, अष्टभुज नहीं होगा, तो वो वर्ग ही पाएगा। अब आ जाओ भाई प्रश्न संख्या 10 पर। इफ द डायगोनल ऑफ a rectangle is 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। आयत का एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर, तो दूसरा भाई दूसरा भी 8 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई हमेशा समान होती है, ठीक है। ये चतुर्भुज बन गया, आयत बनानी थी। आयत के जो दोनों विकर्ण होते हैं उनकी लंबाई हमेशा समान होती है, जितना ये विकर्ण है उतना ही ये विकर्ण भी आएगा, तो 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 11वें पर आ जाओ। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। एक बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 12वें पे आ जाओ। द एडजेसेंट साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज की दो आसन भुजाएं 6 और 8 है, तो तीसरी बड़ी भुजा कितनी होगी? तो देखो ये आपका बनता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भुजा आपने निकालनी है। तो ये भुजा आपको याद हो तो कर्ण होती है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, इसको मैं यहाँ थोड़ा सा सोल्व करना चाहूंगी। इस डायग्राम को ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, है, और पाइथागोरस प्रमेय को याद करो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। आधार 6 है और लंब 8 है, 6 का वर्ग 36 होता है, 8 का 8 8 64 और ये 100 आ गया। लेफ्ट में चल रहा है कर्ण का वर्ग, ये तो हो गया कर्ण का वर्ग, और 100 किसका वर्ग होता है? 10 का। वर्ग से वर्ग कट जाएगा, नहीं तो आप चाहो तो दोनों तरफ वर्गमूल भी ले सकते हो। तो कर्ण कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो तीसरी बड़ी भुजा 12वें प्रश्न में 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे आ जाइए 13वें प्रश्न पर। जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो संभावित परिणामों की संख्या। जब हम किसी भी लूडो की गोटी को उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6। इनमें से कोई भी आ सकता है, तो संभावित पॉसिबल, तो 6 पॉसिबल आउटकम्स हमारे हो जाएंगे, ऑप्शन डी। 14वें पर आ जाओ। What is the probability that a number greater than 4 comes up on throwing a die? अभी ऊपर हमने देखा कि जब हम डाई को रोल करते हैं, एक लूडो की गोटी को लुढ़काते हैं, तो कुल संभावित परिणाम 6 होते हैं और 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी कितनी संख्या है? एक 5 है और एक 6 है, तो उनकी गिनती कितनी है? 2। तो जो हमारी प्रायिकता होती है वो होती है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। 4 से बड़ी संख्याएं हैं 2, कुल संख्याएं हैं 6, 2 बटे 6, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1 बटे 3 आएगा हमारा करेक्ट आंसर। 1/3 नहीं है, तो 2/6 है, 2/6 है, ये रहा बी ऑप्शन में, तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 15वें पर आ जाओ। व्हाट इज द ग्राफ कोड दैट शोज टू सेट्स ऑफ डाटा। दो समूह को एक साथ दिखाएं तो द्विदंड आलेख। दो समूह तो एक दंड में नहीं होता, न वृत्त आलेख में न चित्रालेख में। द्विदंड आलेख में दो समूह एक साथ दिखाए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 16। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सर्कल ग्राफ, यानी कि वृत्त आलेख को क्या कहते हैं? तो पाई चार्ट भी कहते हैं। 512 का घनमूल 8 होता है, आप करके देख लेना। 8 को 8 से गुणा करोगे तो 64 आएगा और 64 को 8 से गुणा करोगे तो 512 आएगा। 18वें पर आ जाओ। 12 और 13 के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं?
तो इसको सॉल्व करने का एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जब दो संख्याओं के वर्ग के बीच में, उनके बीच में नहीं, 12 और 13 के बीच में तो पूर्णांक और प्राकृत संख्या तो कोई भी नहीं है ना, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं इनके बीच में, तो वर्गों के बीच में तो सबसे छोटी संख्या लो और उसका डबल कर दो, तो 12 का डबल कर दो तो उनके वर्गों के बीच में 24 संख्याएं आएंगी। 3136 के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करो तो 2 ही अंक आएंगे। आप करके भी देख सकते हो, नहीं तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर 3 संख्याएं हैं तो उनके वर्ग में 5-5 अंक तक जाते हैं, तो वैसे भी 3136 में 2 ही जोड़े बनेंगे, तो 2 ही संख्याएं आएंगी वर्ग में, वर्गमूल में। ठीक है, 2 जोड़े बनेंगे तो वर्गमूल में 2 ही संख्याएं आएंगी। अब 20वें पे आ जाओ। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट क्यूब? 25 के 3 बराबर टुकड़े नहीं बनते, 36 के नहीं बनते, 40 के नहीं बनते, 64 के बन जाएंगे। 4 चौक 16 और 16 चौके 64, तो 64 आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 21 पर, सही गलत बताना है। क्या किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसका व्युत्क्रम होता है? तो ये बात अपनी बिल्कुल सही है। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? भाई मान लो मैं ले लू 4/5 और 4/5 का मैं ले लू गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम होएगा 5/4 और दोनों को गुणा करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, अरे व्युत्क्रम बोल गई मैं, उल्टा बोल गई, ये गुणात्मक प्रतिलोम में व्युत्क्रम ले लो पहले, यहाँ पे इसका पहले ले लो व्युत्क्रम। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये व्युत्क्रम ले लो। ये तो ले ली संख्या, और किसी भी संख्या को जब उसके व्युत्क्रम से गुणा करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम भी वही होता है कि किसी संख्या को किससे गुणा करें कि 1 आ जाए। समझ में आ रही बात? तो 4/5 को अगर 5/4 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये जो 5/4 है ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हो जाएगा और रेसिप्रोकल भी हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। वर्ग के सभी विकर्ण बराबर होते हैं, ये भी सही है। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, 7 एक परिमेय संख्या है, ये भी सत्य है क्योंकि 7 को मैं 7/1 के रूप में लिख सकती हूँ। 9801 के वर्गमूल में इकाई का अंक। अब 9801 के पीछे 1 आ रहा है, 1 कब आता है? 1 एकम 1 या 9 नेम 81, तो भी पीछे 1 आता है, तो इकाई का अंक 1 या 9 आने की संभावना है। और जल्दी से 1-1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक 0 होता है। परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक 0, क्योंकि किसी भी संख्या में जब 0 जोड़ोगे तो वो संख्या खुद आ जाती है। ठीक है, तो ये था बेटा आपका कंप्लीट सेक्शन ए, और अब हम सेक्शन बी सॉल्व करेंगे जिसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। पैटर्न का अवलोकन करें और रिक्त स्थान भरें। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ध्यान देंगे 11 का स्क्वायर है तो 121 आ रहा है, यानी 1 और बीच में 2। फिर इनके यहाँ देखो, इसको थोड़ा सा लिखते हैं, तो 1 2 और 1, फिर 1 यहाँ 0 आ गया, 2 0 1 है ना, फिर 2 0 आ गई बीच में यहाँ पे, और फिर 2 0 यहाँ आ गई और फिर 1 आ गया। तो अब हमारा यहाँ क्या आ जाएगा कि कितने 0 आ जाएंगे? 3। थोड़ा यहाँ ध्यान देना कि यहाँ अगर 1 अंक है तो 1 0 आ रही है, 2 0 है तो यहाँ भी 2 0 आ रही है। भैया यहाँ तो 4 0 हैं, तो 1 के बाद 1 2 3 4 0, फिर 2, फिर 1 2 3 4 0 और फिर 1। एकदम से कितना चेंज आया ये देख लेना ध्यान से। यहाँ एक ही 0 थी तो यहाँ 1 और 2 के बीच में 1-1 0 डाल दी। अब यहाँ 2 0 थी तो यहाँ 2-2 0 डाल दी, तो यहाँ 4 0 है तो यहाँ 4-4 0 आ जाएंगी। अब देखें प्रश्न संख्या 27। 5929 का वर्गमूल हम इसे दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं, गुणनखंड द्वारा भी। गुणनखंड में बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ना ये 2 पे जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, अंकों को जोड़ लेना, 4 पे 7 पे जाएगा ये सीधा। 7 8 56, 7 में से 6 गए, सॉरी 9 में से 6 गए 3, और 7 चौक 28 और 7 7 49, फिर 7 पे जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 11, और फिर ये 1 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 5929 बराबर है 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11, ये जोड़े बन गए।
तो 5929 का जो वर्गमूल होगा वो 7 गुणा 11 यानी कि 77 आ जाएगा। और आप इसे विभाजन भाग विधि से भी कर सकते थे। 2 जोड़े यहाँ बनाए और 2 जोड़े यहाँ बनाए। 7 7 49, 9 में से 9 गए 0, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से 12 29, 7 का दुगना कर दो 14, और ये फिर यहाँ 7 पे ही चला जाएगा। 7 7 49, 4 7 चौक 28 32, 3 7 एकम 7 और 3 10। तो यही सेम आंसर आपका यहाँ से भी आ जाएगा। प्रश्न संख्या 28, वितरकता के नियम का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सिंप्लीफाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है समझने की कोशिश करें। अगर ए बी सी 3 परिमेय संख्याएं हैं तो ए गुणा बी जमा सी बराबर है ए गुणा बी जमा ए गुणा सी होता है। यानी कि ये जो ए है ये बी पे भी बट जाता है और सी पे भी। और अगर ये हमें दे रखा है कि ए बी के साथ भी गुणा हो रहा है और ए सी के साथ भी, तो हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि ए को अकेले को बाहर ले आए और बी और सी को इकट्ठा कर दें। तो इसका प्रयोग करते हुए, इस नियम का प्रयोग करते हुए ध्यान से देखो, ये है 7/5 गुणा -3/12, 7/5 गुणा 5/12। तो ये जो नंबर है 7/5 ये दोनों में कॉमन है। तो वितरकता के इस नियम का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करते हुए हम इस 7/5 को बाहर ले लेंगे बाहर, और ब्रैकेट में जो बाकी दोनों टर्म्स है ये बी और ये सी। तो यहाँ पर आपका बच्चे ये तो बी है और ये सी है, इन दोनों को जोड़ देंगे। ये हो जाएगा -3/12 और जमा का 5/12। हल कर लो। 7/5 गुणा 12 लघुत्तम आ गया तो -3 जमा 5, ठीक है। और 7/5 गुणा 5 में से 3 गए 2/12, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 7 की 1 से गुणा कर दो और 5 की 6 से, 5 छिक्के 30, और ये आ जाएगा 7/30। अब करते हैं प्रश्न संख्या 29। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 10 भुजाएं हैं। तो भाई समबाहुभुज के अभी इसी पेपर में आया है कि किसी भी समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 10 भुजाएं हैं तो कोण भी कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो माना एक बाह्य कोण है, माना एक बाह्य कोण कितने डिग्री का है? x डिग्री का। तो 10 भुजाएं हैं, भुजाएं कितनी हैं? 10 हैं, तो कोण भी कितने होंगे? 10। तो 10 कोणों का योग है ना। तो 10 कोणों का योग कितना? 10 बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। अब एक कोण x डिग्री का है तो 10 कोण हो जाएंगे, 10x बराबर है 360। इसे हल कर दो। 10x बराबर है 360, 10 को राइट साइड में ले जाके डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गया, x बराबर है 36 डिग्री। तो एक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 36 डिग्री का। 30वें पे आ जाओ। गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म का नाम लिखे। राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन मल्टीप्लिकेशन। ध्यान दो, -19/29 और 29/-19। अभी ये चीज हमने यहाँ ऊपर करी है। देखो ये यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम के नाम से ये रहा गुणनात्मक। आधा पेपर तो पेपर के अंदर ही आपको मिल जाता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करो तो ये जो नियम है इसे गुणात्मक या गुणनात्मक प्रतिलोम बोलते हैं बस, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंग्लिश में करें तो इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 31। A bag contains 4 red, 2 yellow balls. A ball is drawn at random from the bag without looking. What is the probability that a red ball is drawn? एक बैग में 4 रेड और 2 येलो बॉल है। हिंदी में भी देख लेते हैं। एक बैग में 4 लाल गेंद है, 2 पीली गेंद है और थैले में से एक गेंद निकाल ली जाती है। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या है? तो सबसे पहले तो आप लिख दो जो जो बातें आपको दे रखी हैं। 2 ही नंबर का है ना, तो ज्यादा की भी जरूरत नहीं, पर थोड़ा लिखा करो। लाल गेंद 4, पीली गेंद 2 और कुल गेंद 4 जमा 2 यानी 6। अब लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो जिस भी चीज की हमें प्रायिकता निकालनी होती है उनकी संख्या ऊपर लिख देते हैं। लाल गेंद आने की प्रायिकता बराबर है लाल गेंद की संख्या, है ना भाई। जिसकी भी प्रायिकता निकालनी है उनकी संख्या तो ऊपर लिख दो और अपनी कुल संख्या आपने नीचे लिखनी है। तो लाल गेंद हो गई 2,
कुल गेंद हो गई 6, नहीं लाल गेंद हो गई 4 और कुल गेंद हो गई 6। इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये आपकी प्रायिकता आ जाएगी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 32। ये आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है बेटा, जिसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करो। इस आकृति में आपको एक त्रिभुज दे रखा है और इसके बाहर ये 3 कोण दे रखे, एक x, एक 125 और ये भी 125, दोनों 125 है भाई। तो हमने अभी ये देखा था कि किसी भी आकृति के बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसी बात का इस्तेमाल करके आप करेंगे कि किसी भाई सभी बाह्य कोणों का योग सिंपल लिखकर भाई हमें पता है कि सभी बाह्य कोणों का जो योग है वो कितना होता है 360 डिग्री। एक कोण x है, दूसरा भी 125 है और तीसरा भी 125 है। तीनों को जोड़ दो, x को अलग रखना है। 125 में 125 जोड़ोगे तो 250 बराबर है 360 डिग्री। अब इस 250 को राइट साइड में ले जाओ तो ये आ जाएगा 360 घटा 250 और भाई जमा का था ना, उधर गया तो घटा हो गया। 360 में से 250 को घटाओगे तो 110 डिग्री आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब चलते हैं बेटा प्रश्न संख्या 33 पर। चैप्टर 2 में से है, रैखिक समीकरण का है। निम्न रैखिक समीकरण को हल करें। तो x बटे 2 माइनस 3x बटे 4 जमा 5x बटे 6 बराबर है 21। इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड का लघुत्तम ले लो, 2 का, 4 का और 6 का। ठीक है, मूजबानी भी ले सकते हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 पे 2 एकम 2, 2 एकम 2 3 और फिर 3 पे 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1। तो जो हमारा LCM है वो आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिये 12। अब आप यहाँ लेफ्ट साइड में 12 लिख लो। अब लघुत्तम लेने के बाद क्या करते हैं कि इस 12 को 2 से भाग करते हैं। 12 को 2 से भाग करोगे तो 2 छिक 12, आपका उत्तर आ गया 6 और इस उत्तर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा। समझ गए ना, अभी 12 को 2 से भाग किया 6 को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 6x। अब यहाँ घटा का चिन्ह है तो आप भी घटा लगा दो और अब भाग करेंगे हम 12 को 4 से। तो जब 12 को 4 से भाग करोगे तो 4 तिये 12, उत्तर 3 आएगा। 3 को इस 3x से मल्टीप्लाई करो, इस उत्तर को 3 तिया 9x आएगा। तो अब ये 9x लिख दो यहाँ पर और जमा का साइन है तो जमा। अब आप बच्चे 12 को 6 से भाग करो तो 2 आएगा, 2 को इस 5x से मल्टीप्लाई करो तो 2 पंजे 10x आएगा। तो यहाँ आ गया 10x बराबर में 21। अब इन ऊपर वालों को आपने हल करना है। जमा जमा वाले ले लो, 10 और 6 16 जुड़ गए, 16 में से 9 गए, 7 आ गया। तो ऊपर आ गया 7x बटे 12 बराबर 21। अब 7x को तो ऊपर ही रखो और 12 को इस तरफ ले जाओ तो ये 21 से गुणा हो जाएगा। अब यहाँ गुणा मत करना, दोनों तरफ 7 से भाग कर दो। 7x बटे 7 बराबर 21 गुणा 12 बटे 7। इस 7 से ये 7 कट गया, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। तो यहाँ तो x बच गया और इस 3 और 12 की गुणा करोगे तो 12 तिये 36। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 36 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 34वें पर आ जाओ। 256 को किसी संख्या से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। बाय विच नंबर 256 विल बी मल्टीप्लाइड टू बिकम ए परफेक्ट क्यूब नंबर। किसी नहीं है, यहाँ किस आना था कि 256 को किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो 256 के कर दो अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, लिख लो, 2 ले लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। जिन बच्चों को दिक्कत हो वो ऐसे अलग से भाग कर सकते हैं रफ में। और 2 एकम 2, एक ऊपर से उतारा 5, दो तो नहीं 2 एकम 2, 1 मिनट भाई, 2 एकम 2 ऊपर से उतारा 5, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। तो ऐसे 128 उत्तर आ गया। तो ऐसे आप बार बार भाग करके देख सकते हो। फिर 2 पे जाएगा क्योंकि पीछे 8 है, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16,
2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। और अब यहाँ पर आप लिख दो 256 बराबर है, ठीक है। देखो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अब इसके घन के लिए बना लो 3 3 के जोड़े। अब आप थोड़ा-सा ध्यान दो तो यहाँ पर 2 बार 2 आ रहा है, 1 बार 2 अगर और आ जाता तो हमारा पूर्ण घन बन जाता। अब इसने जितना पूछा उतना ही जवाब देना कि बाय व्हिच नंबर विल 256 बी मल्टीप्लाइड, 256 को किससे गुणा करें? तो हम इसी बात का जवाब लिखेंगे। बात को समझे कि एक पेयर 3 का यहाँ बन गया, 3 का यहाँ बन गया, यहाँ कसर रह रही है। तो यदि हम 256 को 2 से, केवल 2 से गुणा करें तो यह क्या हो जाएगा? पूर्ण घन बन जाएगा। क्लियर हो गया? करके दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ जितना पूछा उसका जवाब दो। बाकी इससे आगे हम इसको कर सकते हैं कि इधर भी 2 से गुणा कर देंगे और उस तरफ भी हम 2 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे 3 3 के जोड़े बनेंगे और ये नंबर बन जाएगा 512। और 512 का जो घनमूल है वो 2 गुणा 2 गुणा 2 8 आ जाएगा। बट ये एक्स्ट्रा है, मैं फिर बता दूं कि ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है। आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 35 पर, बेहद आसान। टी का मान ज्ञात कीजिए। 5t घटा 3 बराबर है 3t घटा 5। टी एक तरफ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ और इस 3 को उधर ले जाओ। ये 3t राइट साइड में जमा का लेफ्ट में आएगा तो घटा का हो जाएगा 5t माइनस 3t बराबर है। ये -5 पहले से है और ये 3 माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 5t, 5 टाइगर माइनस 3 टाइगर, तो ये हो गया 2 टाइगर और ये यहाँ 3 है भाई, जमा का 3, तो 5 में से 3 गए 2 आ जाएगा। अब ये जो दोनों तरफ है ना 2 से भाग कर दो, -2 बटे 2, 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, तो t की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी। ठीक है, t की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 36 पर। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर 12 है। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर दिस एंड दिस, फाइंड इट्स एरिया। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो लिख देना थोड़ा सा कि समचतुर्भुज, थोड़ा लिखने के भी नंबर होते हैं, का पहला विकर्ण बराबर है 7.5 सेंटीमीटर। फिर लिख दो समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण बराबर है 12 सेंटीमीटर। और फिर लिख दो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट में पहला विकर्ण गुणा में बच्चों दूसरा विकर्ण, यानी पहले और दूसरे विकर्ण को गुणा करके 2 से भाग कर दो। 1/2 ब्रैकेट में 7.5 गुणा 12, ये 2 इसके बटे में है, इस बात को समझना, दोनों के बटे में है। तो 2 से 12 को काट दो, 6 आ गया। 7.5 की जगह 75 को 6 से गुणा कर दो, 6 5 30, 3 6 7 42 और 3 45, और पीछे एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 45 वर्ग सेंटीमीटर और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 37 पर। फिर से समीकरण वाले सेकंड चैप्टर में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तो उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को आप समझें कि दिए गए समीकरण को हल करें। तो थोड़ा सा देखो बेटा समझना कि यह है 15 ब्रैकेट में y घटा 4, थोड़ा खुला खुला लिख रही हूँ मैं, घटा 2 ब्रैकेट में y घटा 9 जमा 5 ब्रैकेट में y जमा 6 बराबर है 0। ये अलग अलग ब्रैकेट आपने हल करनी है। इस ब्रैकेट के बाहर ये 15 है, तो 15 को y से गुणा करो और 15 को 4 से गुणा करो, तो ये हो जाएगा 15y घटा 15 चौके 60। अब दूसरी ब्रैकेट पे आ जाओ, यहाँ -2 को y से करो, 2y और 2 नीम 18, बाहर भी माइनस है और अंदर भी, तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। और जब जब इन दोनों की गुणा करोगे तो माइनस प्लस माइनस आएगा, और जब इन दोनों की गुणा करोगे तो प्लस आएगा, तो ये हो गया -2y जमा का 18, जमा इसी तरीके से 5 को y से करो और 5 को 6 से करो, तो 30 बराबर है 0।
अब 3 टर्म्स में y है, उन तीनों को इकट्ठा लिख लो, 15y घटा 2y जमा 5y। और जो 3 टर्म है जिनमें y नहीं है, -60 जमा 18 और जमा 30, इन्हें अलग लिख लो, माइनस का 60 जमा का 18 और जमा का 30 बराबर में 0। अब ध्यान देंगे भाई, y 15 में से 2 गए 13 और 13 में 5 जोड़ोगे तो ये आ गया 18y। और यहाँ ध्यान दो, घटा का 60 और 18 और 30 हो गया 48। मैं बिल्कुल स्टेप वाइज चल रही हूँ। अब 60 में से 48 घटाओगे तो 12 आ जाएगा बराबर है 0। 12 घटा का है, उसको 0 में राइट साइड में ले जाके जोड़ दो, जमा का हो गया 18y बराबर है आ गया आपका 12। अब ये आ गया 18y बराबर है 12, तो y को तो यहीं ले लो और 18 को 12 के नीचे ले जाओ। अब दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 6 के में, 6 दूनी 12 और 6 ती 18, तो y की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना था ये प्रश्न। अब हम सॉल्व करेंगे सेक्शन डी, जो हमारा लास्ट सेक्शन है। 5-5 नंबर के हमारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो 38वां क्वेश्चन है हरबंस पजल। हरबंस पजल अगर आपने नहीं किया है तो मैं अलग से अब आपको एक हरबंस पजल की वीडियोस बनाऊंगी 2-3, जिनमें आपको मैं ये हरबंस पजल की पूरी डिटेल बताऊंगी, अगर आपके टीचर ने आपको नहीं कराया है तो आप देखें क्या कहता है कि 1 से 10 तक 3 संख्याओं का उपयोग करके हरबंस पहेली को हल करें। हरबंस पहेली को आपने ऐसे समझना है बेटा कि ये जो डॉटेड लाइन है और ये गहरी लाइन है, इनका अलग अलग रोल है। अभी जो आपको यहाँ ये 5 दिखाई दे रहा है ना, ये केवल इन 2 खानों का जोड़ है 5, यानी इन दोनों बॉक्सेज में ऐसा नंबर लिखो कि जिनको जोड़ के 5 आए। अब 5 1 से 10 तक में किस किस को जोड़ के आता है, 2 और 3 को जोड़ के 5 आता है, और 4 और 1 को जोड़ के 5 आता है। बस क्लियर है, यानी इन दोनों में वो संख्या डालनी है जिनको जोड़ के 5 आए। अब यहाँ आ जाओ इस ब्लॉक पर, इस ब्लॉक में यहाँ वो 2 संख्याएं डालनी है जिनको घटाओ तो 2 आ जाए, जिनको घटाओ तो 2 आ जाए। तो अब देखो जरा किन किन को घटा के 2 आएगा। 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आएगा, और 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आएगा, और भी आएंगे आगे। 5 में से 3 घटाओगे तो, लेकिन ये हम यहाँ तो यूज नहीं कर सकते ना, हमें तो वो नंबर लेने हैं जो इस कंडीशन को भी पूरा करे और इसको भी। अगर मैंने एक नंबर 5 ले लिया तो वो इस कंडीशन में होल्ड नहीं करेगा, नंबर तो केवल 3 ही लेने हैं ना, इसलिए इन नंबर को 5 को हम यहाँ से हटा देंगे, हम 5 का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ आ जाओ, 3 जमा का लगाना है। ऐसे 2 नंबर इन दोनों खानों में भरने हैं जिनका जोड़ 3 आए। ठीक है, तो वो नंबर देखो ये मैं अगर इनको नाम दूं तो अलग अलग, एक ये कंडीशन आई, एक ये कंडीशन आई, तीसरी कंडीशन यहाँ से आ रही है कि 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 आएगा, बस यही बनेगा, यानी 1 और 2 तो पक्का पक्का हो गए यूज करने। और अब सबसे नीचे आ जाओ तो ये देखो यहाँ ये जो डॉट है ना, तो ये पूरा एक ब्लॉक है। इस पूरे ब्लॉक में ऐसे 3 नंबर डालने हैं जिनकी गुणा 6 आए, 3 नंबरों की गुणा 6। तो ध्यान से देखो, 1 गुणा 2 गुणा 3, 2 तिया 6 एकम 6 आ गया ना। तो अगर मैं 1 को 2 को और 3 को लेती हूँ तो मेरी सारी कंडीशंस पूरी हो रही है। 2 और 3 का जोड़ 5 आ रहा है जो कि मुझे यहाँ चाहिए। 3 में से 1 घटाऊं तो 2 आ रहा है जो कि मुझे यहाँ चाहिए। इन तीनों को गुणा करूं तो 6 आ रहा है जो कि मुझे यहाँ चाहिए। और इन दोनों को जोड़ू तो 3 आ रहा है जो कि मुझे यहाँ चाहिए। तो मैं जिन नंबरों को मैं चूज करूंगी वो 1, 2 और 3 होंगे। तो ये बात आपको बतानी होगी कि हम 1, 2 और 3 को यूज कर रहे हैं। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये है कि एक लाइन में 1, 2, 3 एक ही बार आना चाहिए, और एक कॉलम में भी 1, 2, 3 एक बार आना चाहिए, और ऐसे भी मतलब एक लाइन कॉलम में एक संख्या एक ही बार आए। अब इसको पकड़ो, यहाँ 5 आना चाहिए, तो 5 आएगा 2 और 3 को जोड़ के। तो मान लो मैं यहाँ 2 भर दूं और यहाँ 3 भर दूं, ध्यान देना। अब आ जाओ इस पे, मुझे पता नहीं अभी ये सही है या गलत है। 3 और 2 5, हाँ ठीक है। और यहाँ देखो, अब आप एक बार 2 माइनस करें, 2 का अंतर 3 और 1 का आ रहा है, तो मुझे यहाँ 3 भरना पड़ेगा। मैं यहाँ 3 नहीं भर सकती क्योंकि 3 यहाँ ऊपर आ गया, तो मैं यहाँ 3 भर दूंगी और यहाँ 1, 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा।
क्लियर हो गया। अब ध्यान दो कि यहाँ पर ऐसे दो नंबर भरो जिनका जोड़ 3 आए और वो नंबर 1 और 2 है। तो यहाँ या तो मेरे को 1 भरना है या 2। 2 नहीं भर सकती क्योंकि 2 यहाँ भी आ चुका है। तो यहाँ 1 भरूंगी और यहाँ मैं 2 भरूंगी। तो यहाँ 1 और 2 भरा तो इस खाने का जोड़ 3 आ गया। क्लियर हो गया। अब एक ये खाना बच जाता है। ये तीनों जो डॉट है ना, ये पूरा एक केज है, ये पूरा एक बॉक्स केज है। तो इनमें ऐसी संख्या भरनी है तीनों जिनकी गुणा 6 आए, वो संख्या 1 2 3 है। लेकिन कैसे भरनी है? अब मैं यहाँ 1 भरूं या 2 भरूं या 3 भरूं, तो मैं यहाँ 2 और 3 नहीं भर सकती क्योंकि 2 और 3 ऊपर आ गए। तो मैं यहाँ 1 भरूंगी, यहाँ 2 भरूंगी। क्यों भरूंगी 2? क्योंकि 3 और 1 पहले आ चुके हैं। और आखिर में क्या भरूंगी? 3। तो अब आप देख सकते हो कि सारी कंडीशन पूरी हो रही है। 2 और 3 का जोड़ 5 आ रहा है, 3 और 1 घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, 1 और 2 जोड़ रहे हैं तो 3 आ रहा है और इन तीनों की गुणा 6 आ रही है। किसी भी लाइन में कोई भी संख्या या किसी भी कॉलम में कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो ये थी हरबंस पजल। क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द स्क्वायर रूट, वर्गमूल ज्ञात करें। तो ये वर्गमूल तो हम भाग विधि द्वारा ही ज्ञात करेंगे। पीछे से ऐसे जोड़े बनते हैं, दशमलव से पहले ऐसे 31। हमें इसमें हमेशा ऐसे चलाना होता है, वर्ग में चलाना होता है। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16 और 5 पंजे 25 और 6 छिक 36। तो बड़ा हो गया तो 5 पे जाएगा, तो 5 पंजे 25। ठीक है, 5 को 5 से गुणा करा, 11 में से 5 गए 6। अब क्योंकि मैं दशमलव के बाद की संख्या उतारूंगी तो ऊपर भी दशमलव लगा के ऊपर से 36 उतार लिया और 5 का डबल करके यहाँ 10 लिख दिया। अब आपने 10 के पीछे ऐसी संख्या लगानी है कि उससे गुणा करें और 636 तक पहुंच जाएं। अगर किसी बच्चे को ये चीज समझ ना आए तो वो बच्चा क्या कर सकता है कि वो बच्चा 636 को, यहाँ ध्यान देना, 636 को रफ में 10 से भाग कर लो। रफ में 636 को 10 से भाग करो तो 10 छिक्का 60, यानी 6 पे जाएगा। तो आप यहाँ 6 लगा के देखो और 6 से ही गुणा करके देखो। तो 6 छिक 36 और 6 एकम 6, ये तो चला गया, पूरा हो गया हमारा। तो 5.6 आ गया। तो 31.36 का वर्गमूल हो गया 5.6। करना तो पेपर में सिर्फ इतना था आपने। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब आ जाए प्रश्न संख्या 40 पर। हल कीजिए। ये अपने पहले चैप्टर में से आ जाता है क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा आप पेयर कर लेना। 3/7 घटा 6 जमा घटा 6/11 जमा ब्रैकेट में घटा 8/21 जमा 5/22। इनके नीचे देखो, यहाँ 7 है और यहाँ 21 है और 7 और 21 एक ही पहाड़े में आते हैं। यहाँ 11 और यहाँ 22 है, ये दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिखेंगे और इन दोनों टर्म्स को एक साथ। तो देखो जरा, अब मैं यहाँ क्या करने जा रही हूँ, 3/7 जमा घटा का 8/21। ठीक है, अब इन दोनों की पेयरिंग कर लो, प्लस ब्रैकेट माइनस 6/11 और जमा का 5/22। अब दोनों ब्रैकेट को अलग अलग हल करेंगे। पहली ब्रैकेट में 7 है और 21 है, तो 7 और 21 का लघुत्तम ले लो। 21 आएगा, वैसे तो मैं आपको करके ही दिखा रही हूँ। 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 7 गुणा 3 21 आ गया। तो पहली ब्रैकेट में 21 लघुत्तम ले लिया। ठीक है, अब 21 को 7 से भाग करो, 7 तिया 21 और 3 को ऊपर वाले 3 से गुणा करो, 3 तिया 9 जमा ब्रैकेट 21 को 21 से भाग करो तो 1 आएगा, यानी 21 से 21 कट के 8 रह जाएगा, यहाँ घटा हो गया। प्लस अब दूसरी ब्रैकेट में आ जाओ तो 11 और 22 का लघुत्तम 11 दूनी 22 हो जाएगा। 22 को 11 से भाग करो, 2 आया, 2 को 6 से गुणा करो तो माइनस का 12 और 22 से 22 कट के यहाँ 5 आ जाएगा। अब ऊपर ध्यान दो, 9 जमा घटा, तो ये जमा घटा घटा हो जाएगी और ये बन जाएगा 9 घटा 8/21 और ऐसे ही यहाँ बन जाएगा घटा का 12 जमा 5/22। 9 में से 8 गया 1/21 और 12 में से 5 गया घटा का 7/22। पहले इस ब्रैकेट को खोल लो। 1/21 जब बाहर जमा हो और अंदर घटा हो तो जमा घटा घटा का 7/22 आ गया।
अब इसको और आपने एक बार सोल्व करना है। ये एलसीएम हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब इनका फिर से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 21 का और 22 का। वो एलसीएम मैं यहाँ ले देती हूँ, 21 और 22। पहले सबसे छोटी संख्या से चलाया करो, 2, 2 के पहाड़े में 21 नहीं आता, 22 आता है। 3, 3 के पहाड़े में 21 आता है। अब 7 एकम 7 और बेटा जी 11 एकम 11। तो जो एलसीएम है वो इन सब की प्रोडक्ट हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11, 2 तिया 6, 6 7 42 गुणा 11 और ये 462 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप लिख दो 462। वैसे भी देखो मैं आपको एक बात बता दूं, 21 को 22 से गुणा करोगे तो 462 ही आएगा। ठीक है, अब तुम्हें तरीका मैं बताऊं, दो ही नंबर है और उनकी गुणा 462 आ रही है। 462 को 21 से भाग करोगे तो 22 आएगा। ये आपको छोटी छोटी ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि 462 को 21 से भाग करेंगे तो 22 आएगा, और 22 से 1 मिनट, 6 में से 4 गए 2, और 1 मिनट ये यहाँ 22 लिख लेते हैं और यहाँ आ जाएगा आपका 21। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि 462 को 21 से भाग करेंगे तो 22 आएगा, और 22 को 1 से गुणा करोगे तो ऊपर आप यहाँ 22 लिख दो। घटा 462 को 22 से भाग करोगे तो 21 आएगा, और 21 7 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147। 147 में से 22 को घटा लो। ये बहुत छोटे छोटे काम है, 8वीं क्लास में इतना आ जाना चाहिए। तो 125, तो माइनस का 125 बटे 462 आपका आंसर आ जाएगा। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि 147 बड़ा है, माइनस का है तो उत्तर भी माइनस का आएगा। अब आगे चलते हैं। अब देखो भाई प्रश्न संख्या 41, द फिगर रन्स, इसका नाम ही रन्स है, RUNS, इज ए पैरेललोग्राम। ये एक समानांतर चतुर्भुज है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। अगर इस पॉइंट का नाम मैं ओ रख दूं, ध्यान से सुनना, तो ये RN विकर्ण है और RO की लंबाई ON के बराबर है और एसओ की लंबाई OU के बराबर है। तो ये सारी बात तुम लिख लेना, क्योंकि रंज एक समानांतर चतुर्भुज है, तो आपको लिखना है कि समानांतर चतुर्भुज के, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का चिन्ह होता है समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, इसलिए RO बराबर है ON और SO बराबर है OU। अब SO का मान 20 है और OU का मान y जमा 7 है। इसे आप उल्टा भी लिख सकते हो कि OU बराबर है SO। अब OU है y जमा 7 और SO है 20। 7, अब समीकरण, अब ये समीकरण बन गया। पहले पैरेललोग्राम का सवाल था, ज्योमेट्री का सवाल था, अब ये समीकरण बन गया। तो y बराबर है 7 को उस तरफ ले जाओ, घटा दो, 12 20 में से 7 गए 13, तो y की वैल्यू 13 आ जाएगी। क्लियर हो गया? अब आ जाओ यहाँ दोबारा से, ROON के बराबर है, ये दूरी इसके बराबर है, या ON पहले लिख लो, है ना, आपको दिक्कत नहीं होगी। ON RO के बराबर है। ON की वैल्यू x जमा y है और ये 16 है। अब y की वैल्यू 13 है, तो यहाँ पर y बराबर है 13 रखने पर, तो x जमा 13 बराबर है 16। 13 को उधर ले जाकर घटा दो, 16 में से 13 गए 3, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये दो आपके आंसर आ जाएंगे। और अब हम जल्दी से देखते हैं अपना ये लास्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट का। थोड़ा बुक से अलग आ गया है, ये थोड़ा लंबा हो गया है। ड्रॉ ए पाई चार्ट, दिए गए जानकारी का एक पाई चार्ट बनाएं जिसमें आपको 5 रंग दे दिए हैं। तो पहले तो मैं यहाँ टेबल दोबारा से बना दूं कि यहाँ लिखेंगे रंग है काला, थोड़ा खुला खुला लिखेंगे, लाल, आपने भी ऐसे ही करना था, नीला, हरा और सफेद। अब हम लिखेंगे संख्या की कितने लोग हैं जो इन रंगों को पसंद करते हैं। तो 10 लोग यहाँ हैं, 6 यहाँ हैं, 4 यहाँ हैं, 8 यहाँ हैं और 2 यहाँ हैं। क्लियर हो गया? अब इन सब का आपने करना था योग कि ये कुल कितने हैं। तो 8 और 10 और 10 20 और 10 30 लोग हैं।
ठीक है, 10 और 6 16 और 4 20 और 10 30। अब आपको पाई चार्ट बनाने के लिए बच्चे एक कॉलम और बनाना होता है जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय कोण, कि भाई आपका केंद्रीय कोण कितने डिग्री का तैयार होगा। तो उसके लिए आप क्या करते थे कि 30 में से यहाँ 10 बच्चे हैं, 10 लोग पसंद कर रहे हैं, और सर्कल में जो केंद्रीय कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री में से कितने लोग पसंद करेंगे। तो इसे आपने करना था 10/30 गुणा 360। देखो 0 से 0 कट गई, और 360 को जब मैं 3 से भाग करूंगी तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो काट भी सकते हो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, यानी कि यहाँ आपका 120 डिग्री का एंगल बनेगा। अब दूसरे पे आ जाओ, 6, 30 में से 6 लोग लाल रंग को पसंद कर रहे हैं, तो 6/30 गुणा 360, 0 से 0 कट गई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 छिक 72 डिग्री। काटना हर बच्चे को आना चाहिए, 12 छिक 72। अब ले लो 4/30 गुणा 360, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 12 चौक 48 डिग्री। फिर 8/30 गुणा 360, 0 से 0 कट गई, 12 और 12 8 96 डिग्री, और 2/30 गुणा 360 और 12 दूनी 24 डिग्री। इन सब को अगर आप जोड़ोगे, अगर आप इन सब कोणों को जोड़ोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 360 का। अब इसे आपने पाई चार्ट के माध्यम से दिखाना है। पाई चार्ट में क्या करना था कि आपने एक सर्कल ड्रॉ करना था कंपास की सहायता से, उससे, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। प्रकार की सहायता से आपने एक सर्कल ड्रॉ करना था और उसका केंद्र लेना था। अब केंद्र को परिधि से मिलाकर एक त्रिज्या तैयार कर ली, और फिर आपने यूज करना था डी। डी को रखकर आपने डी को यहाँ पर रखकर और 120 डिग्री का कोण बनाना था। अगर आपको नहीं आता तो मैं डी से भी बनाकर दिखा दूंगी। तो वो 120 डिग्री का कोण आपका लगभग इतना जाएगा, 90 से आगे। तो ये आपका 120 डिग्री का कोण तैयार होगा, जिसे आप यहाँ पर काला रंग कहोगे। उसके बाद हम इस रेखा पर अपने डी को रखेंगे, इस रेखा पर हम अपने डी को रखेंगे यहाँ, ठीक है, और यहाँ हम अगला कोण बनाएंगे 72 डिग्री का। तो 72 डिग्री का कोण आपका यहाँ तैयार हो जाएगा। फिर उस रेखा पर रखोगे तो आपका 48 डिग्री का तैयार हो जाएगा, फिर एक 96 डिग्री का आएगा, और फिर आपका 24 डिग्री का कोण आएगा। तो इस तरीके से आपका ये पाई चार्ट बनकर तैयार होगा। तो देखो इस पाई चार्ट को समझने के लिए हम एक और स्क्रीन पर चलते हैं। ये देखो यहाँ मैंने सर्कल बना रखा है और आपको डी भी दिखाई दे रहा है, और इस डी को जब हम यहाँ केंद्र पर रखते हैं तो बच्चे यहाँ से आपका ये 0 डिग्री स्टार्ट होता है, और 0 से ये चलते चलते 10 20 30 और यहाँ 90, और ये जो है ना यहाँ ये देखो ये 120 डिग्री का निशान आप यहाँ लगाओगे। ठीक है, अब जब ये 120 डिग्री का निशान आप यहाँ लगाओगे तो इसको आप स्केल की सहायता से, इसको आप स्केल की सहायता से ऐसे मिलाओगे तो ये आपका 120 डिग्री का एंगल बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इस डी को रोटेट करेंगे, और रोटेट करके इस डी का जो सेंटर है, जैसे ये सेंटर है, ये सेंटर यहाँ लाएंगे और इसे रोटेट करते हुए उसी लाइन पर हम इस ब्लैक लाइन पर, ये देखो 0 पर, अभी मैंने बिल्कुल 0 पर रख दिया, और जो हमारा अगला एंगल है वो 72 डिग्री है। तो अब 72 डिग्री आप कहाँ से लोगे, तो ये लाइन के साथ जो एंगल है ना उसको आपने 0 लेके चलना है। इस लाइन के साथ जो एंगल है वो 0 मान के चलोगे, और ऐसे अब आप चलोगे तो यहाँ तक आप देखो बच्चे ये 40 है, ये यहाँ 60 है और ये 70 है। तो 70 से थोड़ा सा आगे यहाँ पर आपका ये 72 डिग्री का डॉट यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ आपका ये 72 डिग्री का डॉट लगेगा हमारा। तो ये बेटा मैंने यहाँ पर तो एंगल लिख दिए हैं, और ये 72 डिग्री का जो मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, तो ये 72 डिग्री यहाँ जाके मिल जाएगा। ठीक है,
एक्स्ट्रा पार्ट को हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा चीजें मैंने यहाँ लगाई हैं तो आपको गड़बड़ नहीं लगेगी। आप समझ पा रहे हो ना मैं कैसे समझा रही हूँ आपको, कि डी लेकर इस तरीके से आपने करना है। तो यहाँ आप लिखेंगे 120 डिग्री, रंग का नाम भी लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 72 डिग्री, और जितने भी ये एक्स्ट्रा निशान है इन सबको आप मिटा देंगे। क्लियर है? अब आपने इस डी को फिर से घुमाना है और अपना इसी सेंटर पर, देखो यहाँ पर इस सेंटर पर आपने इसको फिर ले आना है। ठीक है, इसको फिर करते हैं। अब देखिए मैंने इस 0 डिग्री को फिर इसके साथ यहाँ पर ये सेट कर दिया। ये 0 डिग्री है, ये यहाँ सेंटर है हमारा, जहाँ मेरे पेन का आपको मार्क दिख रहा होगा। और अगला एंगल मैंने 48 डिग्री का लेना है। तो इधर आ जाओ अब आप, 40 और ये 45 और 46, 47 और ये है 48 डिग्री का एंगल हमारा। ठीक है, ये है यहाँ पर 48 डिग्री का एंगल। तो मैं यहाँ एक डॉट लगा देती हूँ 48 डिग्री का, और फिर अब हम इनको ज्वाइन करते हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ से और लाइन लेकर ये देखो, ये मैं 48 डिग्री को यहाँ पर मिला देती हूँ और बाकी की सब चीजों को अपना डिलीट कर देते हैं। थोड़ा ऑफलाइन ऑनलाइन समझाने में थोड़ा सा परेशानी आती है, तो वो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको पूरे तरीके से बताऊं, नहीं तो मैं इसको बना के भी आपको दे सकती थी। अब अगला एंगल हमने लेना है 96 डिग्री का। तो 96 डिग्री का लेने के लिए इसे फिर रोटेट करते हैं और इसी लाइन पर लेकर आते हैं डी को। ठीक है, अब ये देखिए बेटा, यहाँ डी को मैंने एडजस्ट कर दिया है। अब ये फिर से हमारा यहाँ पर ये 0 डिग्री पर आ गया है। ये 0 डिग्री इसकी सिधाई में यहाँ दिख रहा होगा और 96 तक जाना है। तो 95 और ये 96 डिग्री है। देखो ये 90, फिर ये 95 और ये इससे थोड़ा सा आगे ये 96 का डॉट है जो मैंने लगा दिया है। अब हम डी को एक बार थोड़ा सा साइड में कर देते हैं और इस 96 का ये जो डॉट है इसके सामने से यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं। आगे नहीं ले जा रही मैं, नहीं तो आगे ले जाऊंगी तो ये इस तरह से यही बनेगा लगभग आपका। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैं आपको एक बोर्ड पर समझा रही हूँ, है ना, और ओरिजिनल डी नहीं है ना अभी मेरे पास। तो ये आपका एंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा 96 डिग्री का और ये हो जाएगा 24 डिग्री का। और अब यहाँ पर जो भी आपके रंग हैं, लाल नहीं है, यहाँ पर है काला। ये है काला, ये है लाल, ये है नीला और ये है हरा और ये है बच्चे सफेद, और ये आपका पाई चार्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो वही सेम पाई चार्ट मैंने यहाँ पर बना दिया। किस तरह से बनाया, क्या प्रोसेस चला, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली का। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे दो जगह शेयर कर सकते हो। एक तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हो और एक कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, लेक्चर समझ आए, पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। थैंक यू।